हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉ की सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट का नाम है हमारा ट्रेड यूनियन। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं और लेबर लॉ इन सब के बारे में बताया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए फर्स्ट यूनिट। और आज हम देखने वाले हैं ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन की इस यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल में। इसमें आपको इसी तरह की वीडियोस और भी मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्रेड यूनियन क्या होती है। ट्रेड यूनियन होती है हमारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्यों बनाई जाती है? ट्रेड यूनियन इसलिए बनाई जाती है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो अधिकार है उनका हनन ना हो सके। किसके द्वारा ना हो सके? जो फर्म है उसके द्वारा ना हो सके। उन्हें अच्छी वेज प्रोवाइड की जा सके, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उनके जो आर्स हैं वो फिक्स जो, और उनके आर्स के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड हो, सैलरी डिसाइड हो, रिमंडेशन, इन सब के बारे में ट्रेड यूनियन क्या करती है? गाइड करती है। ठीक है, तो पर्पस मतलब क्या है ट्रेड यूनियन का? ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या है? ग्रीवियंस ट्रेड द पर्पस ऑफ द यूनियन इज टू लीक इनटू ग्रीवियंस ऑफ लेबर एंड प्रेजेंट अ कलेक्टिव वॉइस इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या है कि सबके जो मत हैं वो ट्रेड यूनियन के द्वारा रखे जाते हैं मैनेजमेंट के सामने। ये मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। पहले से थोड़ी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की जाए, बोनस सिक्योर हो, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, लीगल एड हो एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी जॉब को प्रोटेक्ट किया जा सके, वर्कर को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ट्रेड यूनियन के बारे में। तो आप देखते हैं कि फंक्शंस क्या है ट्रेड यूनियन के। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करती है? बार्गेनिंग करती है। किसके साथ बार्गेनिंग करती है? मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करती है। जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके वर्कर को। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके, मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट किया जा सके। ठीक है, रेफरिंग द मैटर ऑफ आर्टिब्रेशन इन केस एनी डिस्प्यूट और व्हेन मैटर्स अनसेटल्ड। ठीक है, डेवलप कर सके, कॉपरेशन कर सके वर्कर्स के बीच में, पब्लिक ओपिनियन कर सके। अब देखो वर्कर क्यों ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन? वर्कर इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि ट्रेड यूनियन क्या देती है? उन्हें सपोर्ट देती है। ठीक है, उसके बाद करती है उनके इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, उन वर्कर्स को अच्छी क्या दे सकती है? सर्टेन एमेनिटीज फॉर देम इन एडिशन टू हायर वेजेस। उसके बाद ट्रेड यूनियन उन्हें कैश असिस्टेंस देती है। यूनियन उनकी अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है मैनेजमेंट के साथ तो उसे भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए ट्रेड यूनियन के। आई होप आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आइए भैया बताओ कि प्रोसेस क्या है, ट्रेड यूनियन बनेगी कैसे, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको अब बताने वाली हूँ कि ट्रेड यूनियन एक्ट, देखो ट्रेड यूनियन एक्ट आया है हमारा 1926 में। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट किसके तहत है? सेक्शन 3 में ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है? एक पर्सन अपॉइंट करती है जो कि क्या होता है? रजिस्ट्रार होता है ट्रेड यूनियन का। हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार होता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एंड ड्यूटी रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट के द्वारा एक से ज़्यादा रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि क्या किया जा सके? जो ड्यूटीज़ हैं और पावर्स है रजिस्ट्रार की उन्हें क्या किया जा सके? डिस्चार्ज और एक्सरसाइज किया जा सके। अब उसके बाद देखो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या है। सबसे पहले क्या है कि 7 से ज़्यादा मेंबर। ठीक है, सबसे पहले तो 7 से ज़्यादा मेंबर। ट्रेड यूनियन का सबसे पहला क्या है सिद्धांत कि 7 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उनका ही नाम क्या कर सकते हैं हम? ट्रेड यूनियन में रजिस्टर कराने के लिए 7 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट विद रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत 7 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। सेकंड है हमारा वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बिकम इनवैलिड merely by reason of the fact that any time after the date of application but before registration of the trade union। रजिस्ट्रेशन के पहले होने से क्या है? एप्लीकेशन क्या है? हैज़ बीन मेड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तभी आप रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, जो ये तो आपको पता ही होगा कि पहले अप्लाई करना होता है ना, अपॉइंटमेंट लेनी होती है अगर कहीं हॉस्पिटल जाना होता है तो ऐसे ही ट्रेड यूनियन आपको रजिस्टर कराने के लिए उससे पहले आपको एप्लीकेशन जरूर देनी होगी। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रेड यूनिट शैल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस एट दी 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट आर द मेंबर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि क्या है? ट्रेड यूनियन तभी रजिस्टर हो सकती है जब क्या हो कि जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर क्या हो? एंगेज्ड हो, मतलब वो ट्रेड में एंगेज हो, एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हो। मतलब कि अगर 10% से कम लोग हैं, मान लो 7 लोगों की 8 लोगों की ट्रेड यूनियन बनी है। ठीक है, 7 से कम तो ट्रेड यूनियन बना ही नहीं सकते। 8 लोगों की ट्रेड यूनियन बनी है, अगर उसमें से मान लो अगर खाली 6 ही लोग हैं, वो क्या है? वो क्या करते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं, मतलब वो काम करते ही नहीं, वो वर्कमैन है ही नहीं। तो क्या ट्रेड यूनियन बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि हमें 10% से ज़्यादा मेंबर क्या चाहिए? 10% से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए हमारे क्या? एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि वो क्या होने चाहिए? वर्कमैन होने चाहिए, तभी ट्रेड यूनियन बन सकती है। ठीक है, दूसरा क्या? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन देनी होगी। पहले तो रजिस्ट्रेशन हमने प्रोसेस देख लिया कि कौन रजिस्टर करा सकता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर है, प्रोविजन है। अब देख सेकंड क्या है? एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार। हर जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार को देगी। हर स्टेट का एक ही रजिस्ट्रार होता है, गवर्नमेंट चाहे तो और रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, उसमें नेम होने चाहिए, उसमें ऑक्यूपेशन होने चाहिए, उसमें एड्रेस होने चाहिए मेंबर्स के। ठीक है, द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस का होना चाहिए।
ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर द मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। ट्रेड यूनियन क्या है, एग्जिस्टेंस में आई है 1 साल से ज़्यादा। देयर शैल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार टुगेदर विद द एप्लीकेशन अ जनरल सेटलमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब। कि इसका मतलब क्या है, देखो जो ट्रेड यूनियन होगी ना वो आपकी तभी एग्जिस्ट हो सकती है जब आप ट्रेड यूनियन हम तभी बना सकते हैं, एप्लीकेशन तभी डाल सकते हैं जब 1 साल से ज़्यादा वो कार्यरत हो। समझ आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अ ट्रेड यूनियन shall not be entitled to register under Trade Union Act unless the Executive Committee is constituted according with the provision of Trade Union Act 1926। देखो कि ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन अगर ट्रेड यूनियन नहीं फॉलो करेगी तो ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती। देखो क्या क्या है कि पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड अल्टरेशन ऑफ नेम, मतलब कि जो रजिस्ट्रार है ना वो फर्दर आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है कि किसी को भी बुला सकता है सेक्शन 5 के तहत, ठीक है। जो उसमें ही शी कैन नॉट रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड अंटिल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है रजिस्ट्रार, अगर वो रजिस्टर कर रहा है ट्रेड यूनियन को तो रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकता है ना, लेगा इन्फॉर्मेशन। अगर जो नेम है ट्रेड यूनियन का इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद दैट बाय एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन। अगर देखो भैया पहले से ही अगर रजिस्टर है ट्रेड यूनियन तो भाई नहीं बन सकती दोबारा, क्योंकि पहले से अगर तुमने रजिस्टर कर सकती है तो नहीं बन सकती ना वो ट्रेड यूनियन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, द 5th पॉइंट क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन शॉल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग इन रजिस्टर। ट्रेड यूनियन जो रजिस्ट्रार होगा रजिस्टर में एंटर करेगा, और क्या है पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन कंटेनिंग स्टेटमेंट कंपेनिंग द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। और उसमें सारे जो पर्टिकुलर्स है वो रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्रेशन में लिखी जाएगी, ठीक है, रजिस्टर में लिखी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो रजिस्ट्रार होगा रजिस्टरिंग ट्रेड यूनियन होगा वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी देगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में देगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है, अगर फ्रॉड है, मिस्टेक है, ट्रेड यूनियन सीज है और एग्जिस्ट है, पहले से एग्जिस्ट करी फिर दोबारा थोड़ी बना लोगे। कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट और ceases to have requesting member। registered office, all communication and notice to be registered trade union shall be addressed to the registered office। registered office पे सारे हमारे क्या होंगे, communication notice हम दिखाएंगे। incorporation of registered trade union, every registered trade union shall be a body corporate by the name, ठीक है, which is registered and shall have, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन हो गया तो वही जो रजिस्टर्ड होगी ना ट्रेड यूनियन वही काम कर सकती है, नहीं तो और कोई काम नहीं कर सकता। समझ आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। Discuss certain shortcomings of trade unions in India। Explain the challenges faced by trade unions movement in India। अरे भैया बताओ कि क्यों ट्रेड यूनियंस में कमी आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है ट्रेड यूनियन। देखो अनइवन ग्रोथ है, क्या है, पहला तो है अनइवन ग्रोथ, उसके बाद स्मॉल साइज है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है, राइवलरी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब्सेंस ऑफ पेड ऑफिस बियरर्स। देखो एक तो अनइवन ग्रोथ है, अनइवन ग्रोथ का मतलब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो देखो बड़ी है ना, लास्ट ट्रेड यूनियन उसके हिसाब से क्या है, वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है उनकी जो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कम ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर में, लेबर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री का प्रभुत्व ज़्यादा है। जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना उनका प्रभुत्व ज़्यादा है, जो बड़े बड़े हैं उनके सामने झुक जाते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ भी अनइवन है एक तो, और इनका साइज़ भी स्मॉल है, ठीक है। इनमें मेंबरशिप बहुत कम लोग लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल का इंपैक्ट इनमें आ जाता है, तो इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनमें झोल झाल आ जाता है इनकी एक्टिविटीज़ में, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है इन्हें, इनके अंदर ही अंदर राइवलरी होने लगती है, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, डिस्प्यूट होने लगते हैं, मेंबर्स ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अब यूनियन में, ठीक है। अपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं इनके आगे, ट्रेड यूनियन झुक जाती है। जो मतलब पेड होते हैं ऑफिस बियरर वही एब्सेंट होता है, जो मेन बंदा होता है वही एब्सेंट होता है, या वही कुछ वो कर देता है, भ्रष्टाचार करता है। देखो अब 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन है डिस्कस द लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग 3 लेवल पे होती है, एक तो होती है नेशनल लेवल पे, दूसरी होती है इंडस्ट्री लेवल पे, और तीसरी होती है कंपनी लेवल पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल बार्गेनिंग, या इकोनॉमी वाइड भी इसे हम कह सकते हैं। देखो नेशनल लेवल इंडस्ट्री बार्गेनिंग इज वेरी कॉमन इन कोड लाइक बैंक, कोल, स्टील, पोर्ट्स, डॉक्स, ऑयल, वेयर द जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है। तो देखो ये इकोनॉमिक वाइड में, तो अगर इकोनॉमी वाइड है या नेशनल बार्गेनिंग तब होगी जब सेंटर लेवल की गवर्नमेंट है ना वो पे कर रही है, और जब उसके वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज इन वेज के लिए वो लोग क्या करते हैं, बार्गेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो आपने पहले भी एग्जांपल देखा होगा कि कई बार एम्स के जो सफाई कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करते क्योंकि उनकी वेज नहीं बढ़ाते, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाते, ठीक है। जो एम्स आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये किसका एग्जांपल है, इकोनॉमी वाइड का एग्जांपल है। उसके बाद सेक्टरल बार्गेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्री कम रीजनल बार्गेनिंग इज पर्टिकुलर टू इंडस्ट्री वेयर द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स लाइक कॉटन, जूट, टेक्सटाइल्स, ये सब हो गया। बार्गेनिंग जनरली अकर्स इन 2 स्टेजेस, कंपनी वाइड एग्रीमेंट्स और रीजनल और प्लांट लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। बेसिक वेज रेट एंड अदर बेनिफिट्स आर यूजुअली डिसाइडेड एट द कंपनी लेवल, व्हाइल सर्टेन अलाउंसेस, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा आर डिसाइडेड एट द रीजनल और प्लांट लेवल, ठीक है। तो ये हमारा होता है
तो ये हमारे होते हैं सेक्टरल बार्गेनिंग कहाँ होंगी, प्राइवेट सेक्टर में होती है। कहाँ पे होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। और जो हमारी इकोनॉमी वाइड थी या नेशनल बार्गेनिंग थी वो क्या होती है, नेशनल लेवल पे होती है। उसके बाद क्या है, एंटरप्राइज लेवल बार्गेनिंग का मतलब क्या है कि ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से डिफर होती है। टिपिकली द बार्गेनिंग काउंसिल और नेगोशिएटिंग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में से बनती है, यूनियन से बनती है। ईजियर फॉर मैनेजमेंट टू नेगोशिएट। एंटरप्राइज लेवल में मतलब कि वो उनकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेड यूनियंस की, उससे नेगोशिएट करना ईजी होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें समझ ली। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भैया स्टेटस बता दो, डिस्कस द स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटस बताओ भैया ट्रेड यूनियंस का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा। देखो आर्टिकल 19 के पहले सेक्शन में, सेक्शन सी में, फर्स्ट सेक्शन के सी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 एनवीसी गेस इज फंडामेंटल राइट और टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस आर्टिकल 19 के तहत है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपने व्यूज रखने का अधिकार है। ठीक है, और उसको क्या गारंटी, द कंट्री सिटीजन टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इससे एसोसिएशन बना सकते हैं और जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट, सुप्रीम कोर्ट ने राइट दे रखा है आर्टिकल 19 के तहत। ज्वाइन कर सकते हो आप एसोसिएशन को, यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन डज नॉट एनकम्पास द गारंटी दैट द ट्रेड यूनियन फॉर्म शैल बी अनरिलेटेड टू बार्गेनिंग और अचीव द पर्पस फॉर विच इट was formed. Right to recognition of trade union by the employer was not brought within the purview of the right under Article 19 Section 1 and thus such recognition denied by the employer will not be considered as a violation of Article 19(1)(c। इसके तहत क्या है कि अगर कोई अपनी वेज रेट बढ़ाने के लोग कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रहा है, विरोध करेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है भाई तुम्हें फ्रीडम है, स्पीच की फ्रीडम है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। ठीक है, तो हम और क्या, एसोसिएशन में जुड़ने की फ्रीडम है। ठीक है, जब तक आप किसी को हार्म ना करो तब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनियन में कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत और अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोपोगेट देयर व्यूज। द राइट ऑफ द मेंबर टू होल्ड प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। अब आपको पता ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको लीगल राइट बना दिया गया है। पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसे लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट इसलिए बना गया है क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे थे, लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ते नहीं थे। वो तो कहते थे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट है, हम क्यों छोड़ो प्रॉपर्टी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत सारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं तो इससे उसको प्रॉब्लम होने लगी थी। तो अब इसी को जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे लीगल राइट कर दिया गया। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डिस्कस द सर्टेन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के क्या क्या राइट्स हैं और इनकी लाइबिलिटीज क्या क्या है। देखो ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड में बी स्पेंड। अब भैया उन्हें पता होगा ना कि कहाँ पे फंड उन्हें लगाने हैं जो उन्होंने फंड कलेक्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, जो क्या है सेपरेट फंड पॉलिटिकल पर्पस के लिए अलग सा फंड जो बनाना है उसका। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या, नो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट। कोई भी जो ट्रेड यूनियन का सदस्य है वो पनिशमेंट के तो लायबल नहीं होगा। ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड, राइट ऑफ माइनर्स एंड मेंबरशिप ट्रेड यूनियन, इफेक्ट्स ऑफ चेंज एंड नेम एमलगेमेशन। ठीक है, द चेंज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट। अगर नाम भी बदल देते हैं तो कोई उनके राइट में उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम बदल सकते हैं। अब बताओ ट्रेड यूनियन एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत क्या क्या है, कौन सा सेक्शन आता है। तो इसे हम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ म्यूनिसिपैलिटी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। हाउ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट एज अ प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब क्या है कि बताओ भैया जो ट्रेड यूनियन अलग अलग है, मल्टीपल जो ट्रेड यूनियन है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर को ही तो प्रॉब्लम आएगी। क्या है, 2 मेजर पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो 2 ही तो लोग होते हैं यार बार्गेनिंग करने की प्रोसेस। एक तो ट्रेड यूनियन है कि वो वर्कर के बिहाफ पे और दूसरी है मैनेजमेंट है। ठीक है, जो पॉलिसी के डिसीजन के बिहाफ पे है। देखो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्या है, राइवलरी होने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या, लैक ऑफ एबिलिटी बिटवीन अमंग द लीडर्स एंड मेंबर्स, लो बार्गेनिंग पावर होती है, लैक ऑफ फंड्स नहीं है इनके पास, यूनिटी नहीं है इनके अंदर। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो इन इंडियन रेलवेज देयर आर 2 पैरेलल कॉम्पिटिटिंग यूनियंस नेमली ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एंड इंडियन नेशनल रेलवे वर्कर्स फेडरेशन। ठीक है, तो सिमिलरली देयर आर 2 यूनियंस इन द बॉम्बे टेक्सटाइल नेमली गिरी स्टील मजदूर संघ। ठीक है, तो एक ही जगह पे 2 अलग अलग लोग हैं। अगर एक बात बताओ, एक ही चीज़ के लिए 2 अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, अगर वो मिलकर लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा या वो अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा होगा, मिलकर लड़ेंगे तभी तो फायदा होगा। तो ट्रेड यूनियन में क्या है, इनमें अपने अंदर ही डाइवर्सिटी है। जब ये एकजुट ही नहीं होंगे, मतलब एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारा गोल सेम है तो तुम एक साथ ही नहीं रहोगे। एक साथ में इनकी क्या नहीं है, एक साथ में ये कॉमन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, इनके अपने आप में राइवलरी है, इनके पास फंड नहीं है, तो ये सारी इनकी प्रॉब्लम है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अब बताओ भैया कि ट्रेड यूनियन को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं ट्रेड यूनियन को क्रिटिसाइज। देखो जो मेंबर है ना ट्रेड यूनियन के, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सोचते हैं लोग कि ये नैरो माइंडेड है, तो इनके व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके व्यूज़ हमें लेने ही नहीं चाहिए कंसिडरेशन में, इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि क्या है, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते, मैकेनाइजेशन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अगर एक बात बताओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, मशीनीकरण आएगा, तो जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी तो हम काम को नेग्लेक्ट करेंगे ना, उनकी तो जीविका पे असर पड़ेगा ना, तो वो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ होते हैं। वो एक तरह से खिलाफ नहीं होते, वो चाहते हैं कि उनके जो काम है उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। ऑब्वियसली बात है, हर कोई अपने आप को तो सिक्योर रखना चाहेगा ना, इसीलिए भी इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सोचते हैं लोग कि अननेसेसरी स्ट्राइक करते हैं। अब एक बात बताओ, कोई अननेसेसरी स्ट्राइक और लॉकआउट क्यों करेगा? अगर उसको आप अच्छे से रखोगे, मतलब आप उसको सारी सुविधाएं दोगे, अच्छी सर्विसेज दोगे, अच्छी वेज दोगे, तो किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो फालतू स्ट्राइक में जाके बैठे। तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। पर आप खुद ही सोचो, क्या क्रिटिसाइज करना सही बात है? क्योंकि सही नहीं है ना, वो तो अपने काम के लिए देखेंगे। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि जो ट्रेड यूनियन ऐसी बना के घूम रहे होते हैं कि उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये तो गलत चीज़ है। अब देखो, ट्रेड यूनियंस आर्टिफिशियल सिक्योरिटीज ऑफ वर्कर बाय डिमांडिंग दैट ओनली 1% विल बी एम्प्लॉय। ये भी हो सकता है कि उनकी यूनियन का एक ही बंदा एम्प्लॉय किया जाए, ये उनकी कभी कभी गलत डिमांड्स होती है, तो इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखो, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रेड ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब देखो क्या क्या है, किसके कारण इनकी ग्रोथ रुक रही है। देखो, इलिटरेसी मतलब कि डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया, या तो ऑब्स्टिकल फेस्ड इन प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जिनसे क्या है ग्रोथ अफेक्ट हो रही है इनकी। देखो, इलिटरेसी है, जितने लोग इलिटरेट होंगे वो उतने ही श्रम में जाएंगे, श्रम जीविका में जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगी, वो क्या यूनियंस बढ़ेंगी। माइग्रेटरी हैबिट है, बहुत सारे लेबर है रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी है ये। हेट्रोजीनिटी का मतलब क्या है, मैनी इंडस्ट्री वर्कर केम फ्रॉम अलग अलग जगह से आते हैं, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग जगह से हैं, ठीक है, तो क्या है, वेरी पर्पस ऑफ यूनियनाइजेशन इज डिफीटेड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ द वर्कर। इसीलिए क्या है, उनके बीच में वो नहीं हो पाती, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, एकता नहीं भावना आ पाती, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड उनके लो हैं, इफेक्टिव लीडरशिप ही नहीं मिलती है इनको, अनएम्प्लॉयमेंट है, म्यूचुअल स्ट्राइक है, एक्सटर्नल क्या, इनके अंदर ही कॉपरेशन नहीं है, लीगल सपोर्ट नहीं है इन्हें। अब देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इस टाइप। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन। रिकॉग्नाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। देखो, रिकॉग्नाइजेशन को आप रजिस्ट्रेशन मत समझ लेना, रिकॉग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो ट्रेड यूनियन बनी है ना उसे रिकॉग्नाइजेशन मिले, ठीक है, रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है उसे रिकॉग्नाइजेशन मिले। रिकॉग्नाइजेशन इज प्रोवाइडेड टू द यूनियन दैट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को क्या मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले उसके मेंबर्स का बनने के लिए, मतलब वो 50% ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो एम्प्लॉयर्स, मतलब तभी वो ट्रेड यूनियंस का क्या हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं और उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इज दिस द एम्प्लॉयर एंड ओनली द एम्प्लॉयर हु अवार्ड्स रिकॉग्नाइजेशन टू वन और मोर यूनियंस और रिफ्यूजेस सच रिकॉग्नाइजेशन। देखो कितनी कमाल की बात है, जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी एम्प्लॉयर ही देगा रिकॉग्नाइजेशन, तभी वो जो है यूनियन वो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉयर कहते हैं ये तो है ही नहीं एम्प्लॉय मेरा, तो वो उसे तो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, तो वो क्या यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकता। रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनियन बाय एन एम्प्लॉयर आर इंडिपेंडेंट इशू। रजिस्ट्रेशन अलग है, रिकॉग्नाइजेशन अलग है। रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का क्या है, रजिस्ट्रार करता है, इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन कौन करता है भैया, एम्प्लॉयर करता है, ट्रेड यूनियन करता है, ठीक है। इसीलिए दो ट्रेड यूनियन होती है, एक तो वॉलंटरी, एक होती है स्टैट्यूटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है, जो कि क्या है, कोई लीगल प्रोसीजर उसने नहीं किया है, वॉलंटरी है। अब ये भी बन गई है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी एम्प्लॉयर्स ने एक साथ जुट बना लिया और यूनियन बना ली। दूसरी तरफ होती है हमारी स्टैट्यूटरी ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन डू नॉट कम टू अ वॉलंटरी रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट और ट्रेड यूनियन कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। दिस ओनली इम्प्लाइज वेयर द एम्प्लॉयर टुगेदर विद एनी एसोसिएटेड एम्प्लॉयज 21 और मोर वर्कर्स, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल्सो स्टेट द मेथड्स। कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो पहली कंडीशन क्या है कि जो सारे जो वर्कमैन है वो एम्प्लॉयड हो सेम इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट इंडस्ट्री और दोज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट्स रूल डू नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सक्लूजन फ्रॉम मेंबरशिप से आप क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं, एक्सक्लूड नहीं हो सकते, ठीक है। क्लॉज इट रूल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्राइक नहीं कर सकते आप। इट रूल्स प्रोवाइड दैट फॉर द प्रोसीजर ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक के बारे में इसमें कोई रूल नहीं दिया गया है, सॉरी इसमें लिखा है स्ट्राइक के बारे में कोई रूल नहीं दिया गया है। इट इज़ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है। मेथड्स क्या है, मेंबरशिप वेरिफिकेशन होना चाहिए, चेक ऑफ होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट तो आपको पता होगा, जो जैसे वोटिंग के लिए होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें सारे अपने वोट्स डाल देते हैं पेपर पे लिख के, ठीक है, वेरीफाइड होने चाहिए। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ट्रेड यूनियंस का रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, एक से ज़्यादा यूनियन क्या है कि कोड ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहले तो भैया डिसिप्लिन में है, द क्राइटेरिया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड इन प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर साइन एंड एग्रीमेंट विद द रिकॉग्नाइज यूनियन दैट स्टिपुलेट्स डूज एंड डोंट्स फॉर द मैनेजमेंट एंड यूनियन। उसमें होता है ये करना है, ये नहीं करना है, बाइंडिंग फॉर ईच अदर। क्राइटेरिया क्या है इसमें, देखो
क्राइटेरिया क्या है, वेयर देयर आर मोर देन वन यूनियंस, अगर एक से ज़्यादा यूनियन है, अ यूनियन क्लेमिंग रिकॉग्नाइजेशन मस्ट हैव बीन फंक्शनिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। जैसे रजिस्ट्रेशन में था, रजिस्ट्रेशन में क्या है, पहले से 1 साल तुम काम करोगे तब हम तुम्हें रजिस्टर करेंगे। रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, तुम 1 साल से रजिस्टर हो तब हम तुम्हें रिकॉग्नाइज मानेंगे, अनलेस नहीं मानेंगे, ठीक है। इट शुड हैव एटलीस्ट 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, उसमें तो था 10% होने चाहिए रजिस्ट्रेशन में, इसमें क्या 15% होने चाहिए मेंबर्स वर्कर्स, ठीक है। एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द इंडस्ट्री इन एरिया। 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीपल यूनियंस हैं, द यूनियन लार्जेस्ट मेंबरशिप विल बी गिवन ऑन रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सारी यूनियन है भैया, आप सबको थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन दे दोगे, जिसमें ज़्यादा लोग होंगे उनको देंगे। जो यूनियन वर्कर्स है, पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट हैज़ अ रिलेशनशिप ऑफ 50% ऑफ मोर वर्कर्स, जो यूनियन के वर्कर्स है उसमें वर्कर्स की तो होनी चाहिए भागीदारी, तभी तो देंगे रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन तब भी हम ग्रांट कर सकते हैं इन द पोजीशन ऑफ 2 ईयर, जब तो पोजीशन में 2 साल तक चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमने समझ लिया, कोड ऑफ डिसिप्लिन उन्हें फॉलो करना जरूरी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन पे ब्रीफ नोट लिखिए। तो जो डिसोल्यूशन है ना ट्रेड यूनियन का, इसके बारे में सेक्शन 27 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में कहा गया है। क्या है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तभी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन साइंड बाय 7 मेंबर्स एंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन। जब वो लोग कहते हैं कि हमें डिसॉल्व कर दो, मतलब कि वो साइन कर देते हैं सारे के सारे मेंबर्स, और वो जो सेक्रेटरी है वो साइन कर देते हैं, तब उनकी ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें सेंड करना है उन्हें रजिस्ट्रार को, ठीक है। एंड शैल बी रजिस्टर्ड बाय हिम इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट डिसोल्यूशन हैज बीन अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। The dissolutions shall have effect from the date of such registration. Where the dissolution of a registered trade union has been registered and the rules of the trade union do not provide for the distribution of funds of the trade union on dissolution, the registrar shall divide the fund amongst the members in such manner as may be prescribed. डिसोल्यूशन हो जाता है रजिस्टर्ड और रूल्स में, उसके बाद क्या ट्रेड यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें नहीं लिखा, तो रजिस्ट्रार ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा फंड जिससे प्रिस्क्राइब किया होगा। राइट ऑफ मेंबरशिप, डिस्कस द राइट ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द राइट ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन अवेलेबल टू द माइनर एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखो ट्रेड यूनियन में 15 साल से ज़्यादा का होना चाहिए ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए। 18 ईयर से क्या, ही हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड, ठीक है। मेंबरशिप देखो ट्रेड यूनियन में वो मेंबरशिप तो इसमें 15 साल तक दिया है, पर उसमें क्या है, बट द मेंबरशिप एग्जीक्यूटिव इज नॉट अवेलेबल। देखो मेंबरशिप तो हम दे सकते हैं 15 साल से ज़्यादा के बच्चे को, पर अगर हमें एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप देनी है ना उसे, तो 18 साल की उसकी क्या है मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट, उसमें कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर्स हैज़ बीन सिंस इज रिलीज, या उसमें चार्ज भी है तो 5 साल के बाद उससे मतलब हम कर सकते हैं। अब देखो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस है उसका फंड का अच्छे से यूटिलाइज करे, बुक्स उसकी वो करे। देखो इफ द रजिस्टर्ड यूनियन इट्स ऑफिस बियरर्स और मेंबर फेल टू गिव एनी नोटिस और सेंड एनी सेटलमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट, अगर वो रजिस्टर वो नहीं दे पाते हैं तो उन पर फाइन लगते हैं, ठीक है। विलफुली मेक्स एनी फॉल्स एंट्री, अगर कोई गलत एंट्री करता है तो उसमें फाइन लगता है। डिसीव करने की कोशिश करता है तो फाइन लगता है, ठीक है। जनरल फंड्स कैसे, अकाउंट ऑफ बुक में उसको सही से काम करना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं करना उसे, यही सब है। उसके बाद क्या है, नेम सर्टेन वेल नोन सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखो सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सबसे पहले हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर किसान पंचायत, हिंद मजदूर सभा, इंडियन फेडरेशन ऑफ फ्री यूनियंस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन और कांग्रेस, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल मजदूर यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो इतने सारे हैं ताकि ये जो राइट्स एम्प्लॉयज़ के वो प्रोटेक्ट किए जा सके। देखो आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड डिस्कस द टाइप ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखो ट्रेड यूनियंस की क्या है, 3 तरह के प्रिंसिपल हैं कि एक तो यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर देखो अगर ये यूनिटी नहीं होगी ना ट्रेड यूनियन के अंदर तो ये चल ही नहीं पाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, कि इनके क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होने चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देनी चाहिए, ये 3 मेन प्रिंसिपल हैं। ट्रेड यूनियन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। देखो पर्पस के हिसाब से और मेंबरशिप के हिसाब से हम 2 तरह से इनको वो कर सकते हैं। देखो एक तो हम पर्पस के हिसाब से इन्हें बांट सकते हैं, दूसरा टाइप के हिसाब से बांट सकते हैं, लोगों के मतलब मेंबरशिप कितने टाइप की है उसके हिसाब से। एक तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन होती है और एक होती है रिवॉल्यूशनरी यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होती है, तो क्या द एम्स ऑफ सच यूनियंस इंक्लूड प्रिजर्विंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन का मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को क्या करे, प्रिजर्व कर सके, मतलब अंदर ही अंदर के लोग यहाँ पे व्यापार करें, कैपिटलिस्ट हो, ठीक है, और उसमें क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन हो। सच यूनियन लाइक टू कंटिन्यू द एक्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इनको चाहिए कि पहले जैसी जो वो थी कंडीशन थी वही अप्लाई की जाए। दे एम एट इंप्रूविंग द वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल। इनसे क्या है कि वेज तुम्हारी तभी बढ़ी जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और तभी बार्गेनिंग करेंगे। ये बिजनेस यूनियन होती है एक, और इसके अंदर ही रिफॉर्मिस्ट ट्रेड के 2 ही होते हैं, एक तो बिजनेस यूनियन, एक अपलिफ्ट यूनियन। बिजनेस यूनियन क्या होती है, कॉन्जेनियल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, दे प्रोटेक्ट द वर्कर इंटरेस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग कलेक्ट बार्गेनिंग। अपलिफ्ट यूनियन क्या होती है, कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस एंड बेनिफिट, दे एस्पायर टू एलिवेट द मोरल, इंटेलेक्ट एंड सोशल लाइफ ऑफ वर्कर्स।
पर रिवॉल्यूशनरी यूनियन क्या होती है, वो प्रेजेंट सिस्टम को देखती हैं, डिफरेंट सिचुएशन दैट आर प्रेफरेबल बाय द वर्कर्स, दे एम एट डिस्ट्रॉइंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम, इन्हें डिस्ट्रॉय करना है। रिफॉर्मरी में उन्हें कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहिए, इन्हें वो करना है, ठीक है, प्राइवेट पॉलिटी ये करती है। इसके बाद क्या है, और दो तरह की क्या होती है, साइज के हिसाब से हम दो तरह बांटते हैं, तो पॉलिटिकल यूनियन, एक अनार्किस्ट यूनियन। अनार्किस्ट यूनियन क्या होती है, डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। पॉलिटिकल यूनियन क्या है, पॉलिटिकल की वजह से पावर में आ जाती है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये लास्ट क्वेश्चन है। दी क्राफ्ट यूनियंस, क्राफ्ट यूनियंस का मतलब क्या है, क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, फेडरेशन, ठीक है। क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, इनकेस वर्कर्स ऑफ द सेम क्राफ्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ फ्रॉम अ यूनियन, मतलब एक ही तरह के लोग, एक ही काम करने वाले लोग यूनियन बनाते हैं, उसमें वो वर्कर होते हैं जिन पर सिमिलर स्किल और ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जनरल यूनियन का मतलब क्या है, इंडस्ट्री यानी रीजन, मतलब सेम ही इंडस्ट्री के लोग, मतलब एक ही जगह काम करने वाले जनरल यूनियन बनाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियन का मतलब क्या है, वर्कर्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, किसी सेम इंडस्ट्री के लोग एक साथ यूनियन बना लेते हैं। फेडरेशन का मतलब क्या है, द इंडस्ट्रियल यूनियन अदर ऑफ द सेम इंडस्ट्री और ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री, द सेम इंडस्ट्री की भी हो सकती है, डिफरेंट इंडस्ट्री की भी हो सकती है, वो एसोसिएशन बनाते हैं, इंप्रूव कर सके ताकि उनकी यूनिटी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल।